नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने भारत की सियासत, समाज और धार्मिक परिदृश्य को हिला कर रख दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एक साध्वी, भोपाल की पूर्व सांसद और हिंदुत्व की प्रबल आवाज। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ आस्था और सियासत तक सीमित नहीं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से लेकर उनके विवादित बयानों और 2025 के ऐतिहासिक कोर्ट फैसले तक उनका जीवन उतार चढ़ाव का एक अनोखा मेल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनके जीवन के हर पहलू की, उनकी शुरुआत, उनके संघर्ष, उनके कार्य और वो सच्चाई जो 17 साल बाद सामने आई। तो क्या आप तैयार हैं इस सच्ची कहानी को जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जन्म 2 फरवरी 1970 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। प्रज्ञा ने बचपन से ही हिंदुत्व और देशभक्ति के मूल्यों को आत्मसात किया। उनकी बहन उपमा सिंह के अनुसार प्रज्ञा बचपन में एक टॉम बॉय थी, छोटे बाल, लड़कों जैसे कपड़े और बिंदास अंदाज। लहार कॉलेज भिंड से इतिहास में स्नातकोत्तर करने के बाद प्रज्ञा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के साथ अपनी शुरुआत की। उनके वक्तित्व, कला और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्द ही आरएसएस की विभिन्न शाखाओं से जोड़ा। साध्वी बनने का उनका फैसला सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, ये एक मिशन था, हिंदुत्व संस्कृति को बढ़ावा देना और इसके लिए लड़ना। 2000 के दशक में वो मध्य प्रदेश में धार्मिक प्रवचनों और सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाने लगी। लेकिन 2008 में उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें देश की सुर्खियों में ला दिया। 29 सितंबर 2008, मालेगांव, महाराष्ट्र। रमजान का पवित्र महीना। एक मस्जिद के पास भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर एक मोटरसाइकिल में रखा बम फटा। 6 लोग मारे गए और 95 लोग घायल हुए। ये हमला इतना संवेदनशील था कि इसे हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काने की साजिश माना गया। जांच शुरू हुई और महाराष्ट्र ATS को एक सुराग मिला। विस्फोट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल कथित तौर पर साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया। उन पर गंभीर आरोप लगे, तरंतवादी साजिश, हत्या और गैर कानूनी गतिविधियां। ATS ने दावा किया कि प्रज्ञा ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का बदला लेने के लिए एक समूह बनाया था और ये हमला उसी का हिस्सा था। प्रज्ञा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, यह हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश है, मैं निर्दोष हूं। 9 साल तक जेल में रहने के दौरान प्रज्ञा ने दावा किया कि उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। 2014 में मानवाधिकार आयोग ने उनकी यातना की शिकायतों की जांच का आदेश दिया, लेकिन सबूतों के अभाव में मामला बंद हो गया। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी क्योंकि वो कथित तौर पर ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थीं, लेकिन मुकदमा चलता रहा। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 31 जुलाई 2025 को मुंबई की विशेष NIA कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा की थी। चेसिस और इंजन नंबर मिटाए गए थे और स्वामित्व का कोई ठोस सबूत नहीं था। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि घटनास्थल की उचित बैरिकेडिंग नहीं हुई थी, जिसने जांच को कमजोर किया। एक्विट कर दिया गया है, निर्दोष मुक्तता कर दिया गया है। मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली। मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ RDX के स्ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था, बट कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ नहीं मिले हैं। फैसले के बाद प्रज्ञा भावुक हो गई। कोर्ट में बोलते हुए उन्होंने कहा, मुझे फंसाया गया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। आज भगवा की जीत हुई और सनातन धर्म की जीत हुई। उनकी बहन उपमा सिंह ने बताया, उन्हें शुरू से भरोसा था कि वो निर्दोष हैं। इस फैसले ने सत्य को स्थापित किया। भगवान राम के समय में त्रेता युग था और ये कलयुग है, तो कलिकाल में समय तो अवश्य ज्यादा लगा, परंतु सच उस समय भी जीता था और सच इस समय भी जीता है। आज भी सत्य की ही जीत हुई है और साध्वी जी सत्य के साथ थी, इसलिए साध्वी जी की विजय हुई। लेकिन ये फैसला सभी के लिए स्वीकार्य नहीं था।
AIIM नेता असरुद्दीन ओवैसी ने इसे पीड़ितों के साथ अन्याय बताया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात कही। पीड़ितों के परिवारों ने भी हाई कोर्ट में अपील करने की घोषणा की। ये मामला आज भी बहस का विषय बना हुआ है। भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए, हम सच बात कर रहे थे, रहमत बरस रही। 2019 में बीजेपी ने प्रज्ञा को भोपाल से लोकसभा चुनाव में उतारा। ये एक साहसिक फैसला था। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह से था, जिन्हें प्रज्ञा ने 3,64,822 वोटों के अंतर से हराया। उनकी जीत ने हिंदुत्व को राजनीतिक मंच पर और मजबूत किया। सांसद के रूप में प्रज्ञा ने भोपाल में कई विकास कार्यों पर ध्यान दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए और कोविड-19 के दौरान भोपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधाओं के लिए फंड की मांग की। 2023 में उन्होंने भोपाल के हलालपुर बस स्टैंड का नाम बदलकर हनुमानगढ़ी और लाल घाटी का नाम महेंद्र नारायण महाराज चौक करने की मांग की, जिसे स्वीकार किया गया। लेकिन उनकी सांसद की भूमिका उतनी ही विवादास्पद रही। 2019 में उन्हें रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति में शामिल किया गया, लेकिन उनके विवादित बयानों के कारण कुछ ही दिनों बाद हटा दिया गया। 2024 में बीजेपी ने उन्हें भोपाल से दोबारा टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। साध्वी प्रज्ञा के बयान हमेशा चर्चा में रहे। 2019 में उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया, जिसके बाद भारी हंगामा मचा। विपक्ष ने इसे गैर जिम्मेदार बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो ऐसे बयानों को कभी माफ नहीं करेंगे। प्रज्ञा ने माफी मांगी, लेकिन उनकी छवि पर इसका गहरा असर पड़ा। 2022 में कर्नाटक के हिजाब विवाद के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के बीच हिजाब की जरूरत नहीं है। आप अगर बाकी पूरे देश का जितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनका अनुशासन बिगाड़ोगे और ज्ञान का अनुशासन बिगाड़ोगे, ज्ञान में अगर हिजाब ये चलाने लगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या किसी हिंदू को बर्दाश्त होगा? उन्होंने नुपुर शर्मा का भी समर्थन किया, जिनके पैगंबर मोहम्मद पर बयान ने विवाद खड़ा किया। 2020 में उन्होंने गौमूत्र को कोविड-19 के इलाज के रूप में बढ़ावा दिया, जिस पर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा, लेकिन उनके समर्थकों ने इसे भारतीय परंपराओं का सम्मान बताया। 2023 में एक और बयान ने विवाद खड़ा कर दिया, जब उन्होंने कहा कि शूद्रों को अपनी जाति कहलाने में आपत्ति होती है, क्योंकि वे अज्ञानता के कारण इसे समझ नहीं पाते। इस बयान ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया। उनके समर्थक उन्हें हिंदुत्व की नायिका मानते हैं, जो बिना डरे सच बोलती है, जबकि आलोचक उनके बयानों को विभाजनकारी और खतरनाक कहते हैं। साध्वी ने अपने बयानों को लेकर उठे विवादों पर मीडिया को दोषी ठहराया। 2025 में मालेगांव केस से बरी होने के बाद प्रज्ञा ने कहा कि वे हिंदुत्व के लिए और मजबूती से लड़ेंगी। हाल ही में उन्होंने भोपाल में गौ संरक्षण और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई NGOs के साथ काम शुरू किया है। 2024 में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, जो उनके पिता की आयुर्वेदिक विरासत को आगे बढ़ाने का हिस्सा था। लेकिन उनकी छवि हमेशा दो ध्रुवों में बंटी रही। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें सनातन धर्म की रक्षक मानते हैं, जो सिस्टम की साजिशों से लड़ी। दूसरी तरफ आलोचक उन्हें एक ऐसी शख्सियत मानते हैं जिनके बयान समाज में तनाव पैदा करते हैं। 2025 में जब एक विमान कंपनी ने उन्हें डीबोर्डिंग का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने इसे उनके खिलाफ पक्षपात बताया। ये घटना भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कहानी एक साध्वी, एक सियासतदां और एक विवादास्पद चेहरे की कहानी है। मालेगांव ब्लास्ट केस से लेकर संसद तक उनका सफर आस्था, संघर्ष और साहस से भरा रहा। 2025 का कोर्ट फैसला उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, या फिर ये नए विवादों को जन्म दे सकता है। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? क्या प्रज्ञा एक गलत समझी गई नायिका है, या उनके बयान समाज के लिए चुनौती है? कमेंट में हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्ची कहानी और लोगों तक पहुंचे। द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।